34A का नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत रियासत को नोटिस जारी किया है। अटॉर्नी जनरल के जरिए साबिक जज साहब हैं, वो आर्गूमेंट करते रहे। 40 मिनट के बाद एक जज साहब ने मुंह से एक फिक्रा बोला कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। जो बाहर के आर्मी चीफ और ISI चीफ को इनवाइट करने से लग रहा है वो है सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग। इस एजेंडे के अंदर चारों सूबों के वज़राए आला को भी इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इनवाइट किया गया है। इलेक्शन से तो हुकूमत ने आज ही इनकार कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस जो है वो दांव पे लगी हुई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़ साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पास किया गया था उसके हवाले से जो है वो सदर को, वजीर आजम को और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स को जो है वो नोटिस जारी हो गया और 8 रुकन जो है वो बेंच भी बन गया। तो जिस तरह से पिछले कई व्लॉग में आप इशारा कर चुके हैं कि अब ये लड़ाई जो है वो आगे चलेगी और बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मुझे लगता है कि वो शिद्दत वाला टाइम आ गया है। अब बाकी आप बताइएगा कि ये हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे। देखिए, आज 34A का नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत रियासत को नोटिस जारी किया है अटॉर्नी जनरल के जरिए और बाकी जो जितने भी रियासत के ऑर्गन्स हो सकते हैं, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ही हेड करता है, उसको ही नोटिस जारी हुआ है और दूसरे लोगों को भी ये सब असिस्ट करें अदालत को। और जब तक हम ये व्लॉग करने बैठे हैं तब तक अगली तारीख समाअत जो है वो नहीं आई। उसके बारे में दो बातें हैं। एक तो ये है कि जनाब डेट इन ऑफिस करती है उन्होंने कि जब बेंच दस्तयाब होगा तो दोबारा सुन लिया जाए, और एक ये है कि अगले हफ्ते के लिए ये केस टेकअप हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना जो इसमें देखने वाली बात ये है कि 1 घंटा समाअत हुई और पहले 40 मिनट जो एक साबिक जज साहब हैं जिन्होंने मुशर्रफ के हलफ के तहत हलफ उठाया था, वो आर्गूमेंट करते रहे और उसके बाद 40 मिनट के बाद एक जज साहब ने मुंह से एक फिक्रा बोला कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। वो पढ़ के सुना रहे थे अपनी जो उन्होंने लिखी हुई थी, और फिर उसके बाद फिर 20 मिनट की खामोशी रही। ये हमारे दोस्त जो वहां पे मौजूद थे, मतलब इतने वो इन हमार के साथ हमारे 8 के 8 जजेस सुन रहे थे कि जिसके बारे में कोई दूसरी बात नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम वफाक को और हुकूमत को नोटिस कर रहे हैं। ये लड़ाई है जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, और पार्लियामेंट को जो था वो लड़ाई लड़नी थी और बहरहाल अब उसका वक्त आ गया है। तो सर, अगर इस लड़ाई के आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं तो कौमी असम्बली का जो है वो बंद कमरे में कल इजलास बुलाया गया है जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे और हमारे DG/ISI भी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस इजलास में क्या होगा? देखिए, उस इजलास के अंदर ना जो बाहर लग रहा है, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है और कोई भी हुकूमती रुकन जो है वो इस पे गुफ्तगू करने से इनकारी है, बिल्कुल टाइट लिप्ड है। लेकिन जो एजेंडा है, जो बाहर के आर्मी चीफ और ISI चीफ को इनवाइट करने से लग रहा है वो है सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी के हवाले से पहले भी जो इजलास होते रहे हैं पार्लियामेंट के, वो बंद कैमरा इन कैमरा ही होते रहे हैं, बंद कमरे में होते रहे हैं, इसीलिए ये भी है। इसके अंदर ब्रीफिंग्स होंगी मुख्तलिफ किस्म की। काबीना को ये दोनों हजरात जो हैं वो पहले ये ब्रीफिंग दे चुके हुए हैं कि इस वक्त मुल्क में कौन कौन सा ऑपरेशन जारी है। इस एजेंडे के अंदर अगर मैं आपको एक और भी बात याद दिलाता चलूं कि चारों सूबों के वज़राए आला को भी इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इनवाइट किया गया है। पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला को उसमें इनवाइट किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हुकूमत बेसिकली इसको इस तरह से खेलना चाह रही है कि जब सिक्योरिटी का इशू दरपेश हो तो फिर तमाम इश्यूज जो हैं वो पस मंजर में चले जाया करते हैं। तो और इवन के अदालतों के अहकामात चले, ठीक है ना, इलेक्शन क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी के साथ अगर कोई चीज सबसे ज्यादा लिंक कर रही है तो वो मेरे ख्याल से इलेक्शन लिंक करता है। तो एक मीन्स के कल उस कमरे में जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस होगी और उसका जो इम्पैक्ट है इलेक्शंस पे वो डिस्कस होगा। तो फैसला कल होगा कि इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इलेक्शन से तो हुकूमत ने आज ही इनकार कर दिया ना।
देखिए 21 अरब रुपए का जो था वो बिल भेजा गया, स्टैंडिंग पेश हुआ कौमी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली ने रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। जब मुस्तरद स्टैंडिंग कमेटी से मुस्तरद शुदा बिल जो था वो कौमी असम्बली में पेश हुआ तो कौमी असम्बली ने कहा कि जी जब स्टैंडिंग कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है तो हम क्यों इसको अप्रूव करें, तो उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन ये बिल मुस्तरद नहीं हुआ, बिल पेश करने की रेजोल्यूशन होती है या एक इंटेंट होता है कि जनाब हमें ये बिल पेश करने की इजाजत दी जाए, तो हाउस फिर इजाजत देता है तो वो बिल पेश किया जाता है। वो जो इंटेंट था ना वही मुस्तरद कर दिया गया कि नहीं जी हम पेश करने की इजाजत नहीं देते। सर एक तरफ तो ये एफर्ट चल रही है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी हुक्मरान जमात है उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के हवाले से जो बेंच बना है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। मतलब हम कोर्ट है जो हमारी पार्टियां को जो है वो लताड़, तो ये जा कहाँ रहा है ये मामला सारा? कन्फ्रंटेशन की तरफ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आज हुकूमत ने पहले कौमी असम्बली के इजलास से पहले इत्तेहादी पार्टियों का इजलास बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी सदारत फरमाई, फिर सदारत के बाद वो जो इत्तेहादी पार्टियां थीं वो सब के सब ने निकल के बाहर वजीर कानून की सरबराही में एक मुलाकात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली कोलेक्टिव इजहार का था कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को नहीं मानेंगे, लेकिन वहां पे असल में वो टेकन ओवर हो गई बाय आजम वजीर तारड़। उनका वो बयान कि जनाब जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में भिजवाने का जो गुनाह था मैं उसके ऊपर माफी मांगता हूँ। तो उसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसको मुंह पे मार लेना चाहिए, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि आजम वजीर तारड़ जो थे वो जाती तौर पे इस एलिवेशन के मुखालिफ थे और अपना और उन्होंने तो सर अगर वो मुखालिफ थे तो बजाय, लेकिन अगर वो मुखालिफ थे तो बजाय इस इशू को वो अपनी पार्टी में टेकअप करते या तो उस फोरम पे एड्रेस करते, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो जो है ना पार्टी प्रेशर की वजह से वोट दे दें। नहीं, वो पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी इस पे माफी मांग चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का फैसला था, मैं इस फैसले को का हामी नहीं था, ना ही ये मेरा कभी इंटेंट रहा है। मेरी तो सारी जद्दोजहद यही रही है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये मेरी हुकूमत का फैसला था और मुझे एज ए मिनिस्टर ऑफ लॉ उसके ऊपर अमल करना पड़ा। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैंने इस्तीफा दे दिया उससे, ओहदे से। अच्छा, उस इस्तीफे को रंग ये पहनाया गया कि जब बाजवा साहब के खिलाफ तकारीर हुई लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो थे इन्होंने ये बैठे हुए थे और इन्होंने रोका नहीं तो लिहाजा इनसे इस्तीफा लिया गया। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने इस बात पे इस्तीफा दिया था कि वो जूनियर की एलिवेशन नहीं चाहते थे, ये उनका दावा है। मतलब हम अपनी राय रखने में आजाद हैं। तो फिर वो ये जो दो जूनियर जजेस आए हैं वही असल में फड्डा डाल रहे हैं, इस पूरे फड्डे का हिस्सा है। और इसके ऊपर इनको नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन जूनियर जजों ने तबाही फेरनी है अगले 10-12 साल सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। इनके फैसलों से आपने और मैंने मुतासर होना है, हमने कौम ने इनको भुगतना है, इन जजेस को जो कि मतलब कि नॉट कॉम्पिटेंट टू क्वालिफाई टू बिकम द चीफ मेंबर ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी। अगर वो नहीं थे तो उनको अगर एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को जगह पे ला के बैठा दिया है तो वो फिर तबाही फेरेगा ना, तो वो तबाही तो इस कौम ने भुगतनी है। तो बजाय इसके कि मतलब कि अब माफिया मांगते फिरे, ये प्राइम मिनिस्टर को भी इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए कि वो जो सौदेबाजी कर रहे थे वो उनकी सौदेबाजी जो थी वो नहीं हो सकी थ्रू जो बेनिफिट लेने थे उन जजेस ने वो ले लिए और जो उन्होंने डिलीवर करना था वो उन्होंने नहीं किया, जो उन्होंने देना था वो नहीं दिया। जो भी अगर कोई सौदेबाजी हुई होगी तो यूं अब जो हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि मेरे साथ हैंड हो गए ठीक है, लेकिन बात आती है अपनी जगह के ऊपर। हकीकत है कि तो कौम का नुकसान हुआ है कि इनका जाती नुकसान तो नहीं हुआ। सर लेकिन
ये जो कमिंग बैक टू माय लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रही थी कि वो जो 8 रुकनी बेंच था उसमें तो हर तरह के जजेस थे, तो फिर उसको मुस्तरद करने की वजह क्या है? ऐसा क्या डर है कि 8 रुकनी जो है बेंच के अंदर हर तरह शायद के उनको। जजेस नहीं है। देखिए, जो अहम आईनी मामलात होते हैं ना, उन अहम अहम आईनी मामलात के अंदर सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं। फायज ईसा नहीं है नंबर 2 वाले, नंबर 3 वाले तारक मसूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहिया अफरीदी नहीं है। ये सारे सीनियर जजेस है ना, 5वें 6वें 7वें नंबर तो पे। सर अगर इनको तो डाल दिया जाए, तो अगर अगर इनको डाल दिया जाए तो क्या हुकूमत इसको कबूल कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी। हुकूमत तो कहती है अब सारे जजेस अच्छा। बिठा दीजिए, सारे जजेस बिठा दीजिए, सिर्फ 2 उसमें ना बैठे। एक जो अपना फैसला दे चुके हुए हैं इस सर के ऊपर, और वो हैं एजाजुल एहसन साहब और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। क्योंकि उन्होंने वो अपना फैसला दे दिया था, लिहाजा उनको निकाल के बाकी 13 के 13 जजेस बैठ के फैसला कर ले। हुकूमत का तो पहले दिन से मुतालबा ही यही है ना। लेकिन चीफ साहब जो हैं वो शायद अपने मुखालिफ को आवाज सुनना भी नहीं चाह रहे, तो इसलिए वो जो है वो लेके बैठे हुए हैं। हुकूमत ने आज फिर अपनी रिक्वेस्ट दोहराई, हालांकि बात मेरा ख्याल है इससे बहुत आगे गुजर गई हुई है। अब तो लोग ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ यूसुफ अपना ये जो है राजा परवेज अशरफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं उनसे पहले यूसुफ रजा गिलानी की एडवाइस के ऊपर जो जजेस हैं उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल कर सकते हैं, तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जजेस को हटाया भी जा सकता है। अब बात सोशल मीडिया के ऊपर तो डिस्कशन में यहां तक पहुंच गई ना कि इनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हटाया जाए। ज़ाहिर है दोनों साइडों के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन होते हैं वो तो इस तरह की बातें करते हैं। फिर ये भी बात आ गई कि जनाब ये जो अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जिस तरह से उस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, जिस तरह मैकेनिकल अंदाज के अंदर फैसला वाजे है। इनमें से 6 जजेस जो हैं वो पहले बैठे और उन्होंने 8 मिनट की समाअत करने के बाद 32 सफ़े का लिखा लिखाया ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा और एक और जज थे उनकी जजमेंट को टर्न डाउन कर दिया। तो मेरा मतलब है इंटेंशन तो दोनों तरफ से वाजे हैं, और यही इंटेंशन जो है सर अब ये इंटेंशन कल का जो जो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की सरबराही में जो उनकी शिरकत के बाद जो इजलास होने वाला है, उसके बाद कोई सिचुएशन क्लियर होगी? ये लड़ाई कुछ एक साइड पे लगेगी या ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये लड़ाई अभी कंटिन्यू करेगी। जो है ये जो 8 रुकनी ग्रुप है, ये जो 8 का टोला है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा, पार्लियामेंट अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करेगी। तो लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट उसका कभी भी जुडिशरी के हक में नहीं निकला करता, ठीक है। कल हमारी एक हुकूमती रुकन से, वफाकी कबीना के एक रुकन से बात हुई, तो उन्होंने एक फिक्रा कहा जो मेरे जहन में चिपक गया। उन्होंने कहा कि इस चीफ जस्टिस का मुझे 1% भी ये इरादा नजर नहीं आता कि ये सुप्रीम कोर्ट को बचा ले। अब ये सुप्रीम कोर्ट को बचाने वाली बात थी, ये फिक्रा मेरे दिमाग के अंदर बाकायदा पिचक गया है कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस भी सेल लग सकती है, लगी हुई है इस वक्त। हुकूमत इस तरह से भी कुछ सोच रही है, ठीक है ना। हम जो हैं वो लोगों के बातों से और लोगों की गुफ्तगू से ही मतलब निकालते हैं ना। तो मतलब 2-4 फिक्रों का तबादला हुआ, उसमें एक फिक्रा ये भी था कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनका जरा भी इरादा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट को बचा लें। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस जो है वो दाव पे लगी हुई है, और जो है इस वक्त बहरहाल एक शेबी किस्म की सूरत हाल है, और कोई इंटेंट तो नहीं है, ठीक है। तो देखें क्या होता है, इसका मुस्तकबिल क्या बनता है। जी नाज़रीन, तो आपने एनालिसिस सुना रिजवान रज़ी साहब का कि लड़ाई जो अभी मजीद चलेगी और आने वाले दिनों में देखें कि इसका क्या जो है वो
इख्तिताम होगा वो हम आपको जो है रिजवान नज़ीर साहब की जुबानी उस पर उनका तजिया जो है वो सुनाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक को जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।